जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे शो के बारे में, तो मैंने सोहित को बोला, सोहित ये बिल्कुल गांव के खेत का वो मैसी फर्ग्यूसन का ट्रैक्टर है जो पहले बाबा ने चलाया, फिर पापा ने चलाया, फिर बेटे ने चलाया और फिर पोता चला रहा है। और ये महाराष्ट्र की राजनीति के वो मैसी फर्ग्यूसन के ट्रैक्टर हैं, वो आइशर के, वो महिंद्रा के, है ना, वो सिंगर के, आप कंपनी अपने आप सोच लीजिए, वो ट्रैक्टर हैं जीटर के। आप पता नहीं आप लोगों के यहाँ कौन सा ट्रैक्टर चलता है, टैफी के, है ना, ये वो ट्रैक्टर हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में बस खेत जोतते ही चले जा रहे हैं। और इस ट्रैक्टर का नाम है जनाब शरद पवार। किस्सा सोहित बताएंगे। हुआ ये दर्शकों कि इस बार अभी कई जगहों से आपने देखे होंगे कि राज्यसभा की सीटें जो है वेकेंट हो रही हैं और नई सीटें भरी जा रही हैं। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 7 सीटें वेकेंट हो रही थी और सीटों को भरने का काम शुरू था। अब इसमें क्योंकि आपके कितने एमएलएज हैं वो तय करते हैं कि आप कितने लोगों को भेज सकते हैं, तो ऐसा पाया गया कि पर सीट के लिए, यानी एक राज्यसभा सीट के लिए आपको कम से कम 36 एमएलए का वोट लगेगा अगर वोटिंग होती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो पूरा ऑपोजिशन जो महाविकास आघाड़ी जिसे कहते हैं, उनके कुल 46-47 सीटें आई हैं, यानी वो केवल एक आदमी को राज्यसभा में भेज सकते हैं, जबकि जो बीजेपी है वो 4 भेज सकती है, एकनाथ शिंदे 1 भेज सकते हैं, अजित पवार की एनसीपी क्योंकि वो सत्ता में है वो 1 भेज सकती है, महाविकास आघाड़ी केवल 1। और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और राष्ट्रवादी एनसीपी है शरद पवार की। और ऐसे में अगर आप देखें भी संकेत तो इस पूरे इलेक्शन में 20 सीटें असेंबली इलेक्शंस में शिवसेना यूबीटी को आई, 16 सीटें कांग्रेस को आई और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार को आई। लेकिन जब चयन हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनका चयन हुआ कि वो एक बार फिर से जाएंगे और वो ऑपोजिशन के नेता बन गए हैं जो अब राज्यसभा में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अब यहां पर आप देखिए कि हुआ क्या है। एक तो कुछ साल पहले, आपको याद होगा पिछले साल की बात है, जब एनसीपी में शरद पवार को समझ में आया था कि अजित पवार अलग जा सकते हैं, तो 2023 में उन्होंने पहले खुद ऐलान कर दिया था कि अब तो मैं रिटायर होना चाहता हूं। और फिर पूरा वो एक पूरा विजुअल आया था कि पूरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नहीं, आप रिटायर नहीं हो सकते हैं, आपको साथ में रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सामने आई थी। 2023 में शरद पवार ने बोला तो रिटायर होने वाले हैं। 2026 में अब उनकी जो कार्यकाल है वो खत्म हो रही है। तब एक बार फिर से अगर शरद पवार जाते हैं तो एक फैमिली के पास कितना कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, पहले तो यही आप देख लीजिए। शरद पवार एक बार फिर से अब राज्यसभा जा रहे हैं। अच्छा, एनसीपी अजित पवार ने किसे भेजा है? अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, वो एनसीपी अजित पवार से राज्यसभा जा रहे हैं। उनकी जो माता जी हैं, अजित पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, 2024 में जब सुप्रिया सुले से वो चुनाव हारी थी तब उन्हें राज्यसभा भेजा था। अब भी वो राज्यसभा की मेंबर हैं। जब बारामती में अजित पवार की मौत के बाद बाईपोल होगा तब वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। अब तक तो वो राज्यसभा की सांसद वो मौजूद है। शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, वो बारामती लोकसभा का चुनाव जीती थी, वो बारामती से एमपी है। इसके अलावा शरद पवार के एक और जो पोते लगते हैं, उनके भाई के फैमिली से वो आते हैं, रोहित पवार, वो कर्जत जामखेड़ से यहाँ पर विधायक है महाराष्ट्र में, यानी एक पोता विधायक है। अब एक पोता शरद पवार के साथ राज्यसभा में बैठेगा, शरद पवार खुद बैठेंगे, उनकी बेटी लोकसभा में बैठेंगी, उनकी जो बहू है अजित पवार की पत्नी वो फिलहाल राज्यसभा में है, बाद में वो क्योंकि डिप्टी सीएम है वो महाराष्ट्र में एमएलए बन जाएंगी। आप सोचिए एक फैमिली कितना पावरफुल बन रहा है। और क्योंकि शरद पवार की बात की और आपने ट्रैक्टर से तुलना की, फरवरी महीने में खुद सुप्रिया सुले ने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स में शरद पवार को 60 साल से ज्यादा समय हो चुका है। और अगर उस ट्वीट को, मुझे आप 1 सेकंड दीजिएगा, मैंने निकाल कर भी रखा हुआ था। हाँ बिल्कुल। कोई अगर आप ध्यान से देखें तो उस पर जितनी बातें यहाँ पर सुप्रिया सुले ने कही हैं, शरद पवार को आप देखिए 60 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। इसमें कुल मिलाकर विधानसभा में वो 6 बार चुनकर आ चुके हैं, 1 बार वो विधान परिषद में महाराष्ट्र में आ चुके हैं, 7 बार वो लोकसभा में जा चुके हैं, 2 बार राज्यसभा में जा चुके हैं। और इसके बावजूद एट द एज ऑफ 85 एक बार फिर से वो राज्यसभा में जा रहे हैं। ऐसे में सवाल जो है वो ये उठता है कि क्या महाविकास आघाड़ी और किसी को नहीं चुन सकते थे? क्योंकि शरद पवार के पास एक एक्सपीरियंस रह चुका है
तो उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप इतने बड़े लेवल पर रह चुके हैं, इतनी सारे पोजीशंस आप हेल्ड कर चुके हैं, आप महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं सेंट्रल लेवल पर, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है या कि फिर से आपको एट द एज ऑफ 85 राज्यसभा में वापस जाना चाहिए, तो क्या नया नेतृत्व यहाँ पर आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा संकेत कि महाराष्ट्र में अब क्योंकि अजित पवार की मौत के बाद ये बातें वापस सामने आई हैं, ये बातें चल रही थी कि अजित पवार और शरद पवार एक साथ आने की बातें चल रही थी। जो हाल ही में यहाँ पर स्थानीय चुनाव हुए हैं, वहां पर सभी एक साथ चुनाव, दोनों एनसीपी ने एक साथ चुनाव भी लड़ा था। गौतम अडानी जब बारामती आए थे तब एक मंच पर अजित पवार, सुप्रिया सुळे, शरद पवार एक साथ नजर आए थे। ये लग रहा था कि अभी ये फरवरी के बाद, मार्च महीने के बाद अप्रैल में इसका ऐलान भी हो सकता है। अब आप सोचिए, क्योंकि ये बिन विरोध चुनाव हो रहा है, कल जाकर मान लीजिए कि शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी एक साथ एनडीए में चली जाती है, तो जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ऑपोजिशन में साथ में है, क्या उनके वोट जो है वो वेस्ट नहीं हो गए? क्योंकि आपने राज्यसभा में तो शरद पवार को भेज दिया। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं कि शरद पवार ऑपोजिशन में रहते हैं, शरद पवार को गौतम अडानी अपना मेंटोर कहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अडानी के खिलाफ लगातार बात करता है। ऐसे में अगर यह मुद्दा उठता है और राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है अडानी के मुद्दे पर, शरद पवार किस खेमे में जाएंगे? ये आप सोचिए। और ये बातें, मैं आपको एक और चीज बता दूं, महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी ओर से यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं बाला साहेब थोरात, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी कि इन्हें भेजना है। ये बात वो लगातार कर भी रहे थे। और जब शरद पवार के नाम का ऐलान किया गया, मैंने कहा उनकी उम्र बहुत ज्यादा हुई है, वो उस समय अस्पताल में थे, वो अपने नॉमिनेशन के फॉर्म भरने के लिए भी नहीं आए थे। भगवान करे कि वो 100 साल से ज्यादा जिए, उस पर किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस उम्र में जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तब कांग्रेस हाईकमांड से डायरेक्टली एनसीपी के नेताओं ने बात की और अपने महाराष्ट्र यूनिट से बात ना करते हुए कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि नहीं, आपको शरद पवार का समर्थन करना है। और यहाँ की यूनिट जो पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी, अपने विपक्ष के दूसरे साथियों से बात कर रही थी, उनके पहले, ये भी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र कांग्रेस से पहले संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी से आते हैं, उन्होंने यह ऐलान किया कि नहीं, कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि शरद पवार का समर्थन किया जाएगा। तो इस लेवल पर यहाँ की राजनीति गई है। आप देखिए कि ऑपोजिशन जो सत्ता में है वहां पर क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि बीजेपी नए जनरेशन के लोगों को, आप कहीं पर उन्होंने कॉर्पोरेटर बनाया है, कहीं पर एमएलए बनाया है, यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेशनल अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी उम्र को आप देखिए, वो अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप उन्हीं नेताओं को जो सब कुछ, जो एक आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है, यूनियन मिनिस्टर रह चुका है, इतने पोस्ट संभाल चुके हैं, वो एक बार फिर से केवल राज्यसभा सीट जा रहे हैं, आप नए नेतृत्व को जगह नहीं दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? और ये कब तक चलेगा कि एक फैमिली के पास इतना पावर हो? आप सोचिए किस लेवल पर यह राजनीति गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र की, इस पर ध्यान नहीं गया इस हफ्ते में, कई सारी चीजें हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं संकेत की कितनी बड़ी लेवल पर कितनी चीजें हो रही हैं और कोई बात नहीं करता। और एक पवार फैमिली के पास कितना पावर है, पवार या पावर, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये मजाक मजाक में तो बोला ही जाता था, लेकिन वो दिल पे ले गए और गंभीरता से ले गए कि वो पूरे परिवार का, आप देखिए सोहित ने जन्म कुंडली बता दी। अब इसके एकदम ऑपोजिट आपको एक बात बताएं, क्योंकि राज्यसभा की बात छिड़ी है, तो हमारे काऊ बेल्ट के एक राज्य के 2 दशक से ज्यादा समय तक रहे मुख्यमंत्री, जिनको कोई नहीं हिला पाया, जिनका नाम ही कुर्सी कुमार हो गया था, वो इधर से उधर से एन केन प्रकार एण मुख्यमंत्री वही रहते थे, क्योंकि नीतीश सबके हैं। एकदम से चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद, जब सब कुछ सही चल रहा था, नीतीश कुमार ने एक ट्वीट करके और एक चिट्ठी लिख करके ये इच्छा जाहिर की कि एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्यसभा जाना चाहता है। मेरी कल बात हुई हमारे पूर्व सहयोगी मनीष कुमार जी से, जो पटना में बहुत लंबे समय तक कार्यरत थे। उनका ये कहना था, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कोई विधायक बोले, यार बहुत दिन हुए, मैंने कभी जीवन में मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं बना हूं तो मुझे ब्लॉक प्रमुख बनना है या पंचायत सचिव बनना है। ये बिल्कुल उस तरीके की बात हो गई फॉर नीतीश कुमार टू डू दिस। अच्छा, यहां पर तो चलिए सक्सेशन प्लान छोड़िए, अपने परिवार में पूरा एकदम बिल्कुल पावर ही पावर बिखेर दिए शरद पवार ने। परिवार का हर इंसान
किसी ना किसी तरीके से सत्ता का लोभी है या सत्ता की चाबी उनके पास है, कड़ी जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार के केस में तो उनके बेटे जो हैं वो अभी ढंग से अंडर ट्रेनिंग भी नहीं हो पाए, उनको एक्सेप्ट भी किया जाएगा ये भी नहीं मालूम। और वहां तो बीजेपी अब बहुत क्लियरली बिहार में बीजेपी एक डोमिनेटिंग फोर्स बन जाएगी ओवर जेडीयू। और हमेशा जैसे कहा जाता है कि बीजेपी अपने घटक दलों को खा जाती है, बिहार में अब ऐसे लग रहा है कि उसकी शुरुआत जेडीयू के सिलसिले में अब हो गई है। तो आपको लगता है कि इससे मैं क्यों लिंक कर रहा हूं शरद पवार को, आपको लगता है शरद पवार के डायनामिक्स में उनको ये चीज समझ में आती है कि ये बीजेपी खा जाएगी? तो इतनी तगड़ी बीजेपी के सामने बहुत जरूरी है कि पहले तो अपने परिवार को कंसोलिडेट करके रखो, अपने परिवार के इंटरेस्ट को कंसोलिडेट करके रखो। ये बीजेपी अपनी सीबीआई और ईडी लेकर के परिवार के जिन जिन जन के पीछे भगी है उनका समझौता करवा दो, उनका एक फैक्शन सरकार में चला जाए, उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम साथ में चुनाव भी लड़ लें, फिर हम सब जो है वो पावर में भी रहें। तो गणित ही दूसरे किस्म की लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा कि शरद पवार बीजेपी के क्लोज जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं 2014 में भी आप देखो, ये जो शिवसेना की बात हुई थी या शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई थी वो अभी से नहीं चल रही थी। 2014 में जब पहली बार इनकी सरकार, मतलब बीजेपी का सबसे ज्यादा नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र में आ रही थी और प्लम पोजीशंस चाहिए थे, तब उस समय उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है, हमें और भी चीजें चाहिए, और बहुत समय तक नेगोशिएशन चल रहा था। तब आपको पता है कि कुछ समय के लिए शिवसेना ऑपोजिशन में बैठी हुई थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शिवसेना की ओर से उस समय एकनाथ शिंदे को बनाया गया था। लेकिन शिवसेना जितनी प्रेशर बीजेपी पर बनाना जा रही थी, उस समय शिवसेना को रोकने का काम इन्हीं शरद पवार ने किया था। 2014 में उन्होंने कह दिया था कि नहीं नहीं, हम महाराष्ट्र की स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी को बाहर से समर्थन दे देते हैं। अब बीजेपी को समर्थन मिल गया, बीजेपी सरकार में चली गई और शिवसेना का जो पूरा बार्गेनिंग जो पावर था उसे शरद पवार ने खत्म कर दिया। तो 2014 में पहली बार ही वो बीजेपी के क्लोज चले गए थे। 2019 में देखो आप क्या हुआ, 2019 में फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बन रही थी, यहाँ पर बात चल रही थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। एक दिन सुबह 6:30 बजे आप उठते हो और देखते हो कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ जो है सरकार बना रहे हैं। कौन भूल सकता है, और कौन भूल सकता है उसे। फिर जब उन्हें पता चलता है कि माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तब शरद पवार फिर से अजित पवार को बुला लेते हैं और महाविकास आघाड़ी में भी वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। 2022 में जब एकनाथ शिंदे वहां पर जाते हैं तो अजित पवार एक बार फिर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। 2023 में जब उन्हें समझ में आता है कि ऑपोजिशन में रहकर ज्यादा फायदा नहीं है, तो एक खेमा जो है सरकार में चला जाता है, एक खेमा ऑपोजिशन में चला जाता है। 2024 में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में शरद पवार का गुट जो है वो पावरफुल हो जाता है, महाराष्ट्र इलेक्शन में अजित पवार का गुट पावरफुल हो जाता है। तो अगर एज ए यूनिट आप देखें तो ये हमेशा से 2004 के बाद से आप देखो ना, उससे पहले की आप इतिहास निकाल लो, जिस सोनिया गांधी के बारे में शरद पवार ने कई बातें कही थी और अपने आप को अलग किया था, बाद में जरूरत पड़ने पर उसी सोनिया गांधी की सरकार में भी ये शामिल हुए और बड़े प्लम पोजीशंस लिए। फिर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। तो इनके जो गणित या इनकी जो राजनीति है ये ऐसी ही चलते आई है कि पावर के हमेशा से क्लोज शरद पवार और उनकी फैमिली आपको नजर आती है। आप सोचिए विपक्ष में भी वही सबसे बड़े नेता हैं और सत्ता पक्ष में अजित पवार बहुत ताकतवर नेता थे। ये कौन सा पावर डायनेमिक्स है जो यहाँ पर आपको देखने मिलता है? अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सारी जो चीजें महाराष्ट्र में हुई हैं उसके अगर आप बैकग्राउंड पर जाएं या तो आप पाएंगे कि शरद पवार और उनके कई फैसले इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, बहुत कम लोगों को पता है, 2019 में एकनाथ शिंदे का ही नाम चल रहा था महाविकास आघाड़ी की ओर से कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि शिवसेना से किसी को बनाना है। उस समय आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े थे और उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह ही एक रिमोट कंट्रोल की तरह माने जाते थे कि वो रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाते हैं। शरद पवार थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि अरे एकनाथ शिंदे तो बहुत जूनियर हैं, यहाँ पर आप देखो अशोक चौहान से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर बड़े बड़े लोग हैं ऑपोजिशन में, वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैसे सरकार में रह सकते हैं? तो आपको कुछ तो करना होगा, आप ही को बनना पड़ेगा, नहीं तो कंसेंसस नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे फिर आते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी शुरू होती है कि उन्हें नहीं बनाया गया। फिर 2022 में जो कुछ हुआ 2022 के बाद आप देखो जो 2023 में
जो अजित पवार के बारे में कहा जाता था कि एकनाथ शिंदे जूनियर हैं, अशोक चौहान बीजेपी में चले गए थे, ये सभी जो सीनियर सीनियर सो कॉल्ड थे वो उसी एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टेरियलशिप के नीचे यानी उनके लीडरशिप के नीचे काम करने को तैयार थे। शिवसेना के दो टूक हो गए और शिवसेना की आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लोग अब भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहां पर कड़वाहट मौजूद है। लेकिन अगर एनसीपी को आप देखो तो अजित पवार, सुप्रिया सुळे ये सभी एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। पार्थ पवार का जब लैंड स्कैम का केस सामने आया था तब सुप्रिया सुळे सबसे पहले आगे, जब पूरा ऑपोजिशन उसका विरोध कर रहा था कि पार्थ पवार ने स्कैम किया है, ऑपोजिशन से आने वाली सुप्रिया सुळे ने कह दिया था कि नहीं नहीं मेरी बात हुई है, पार्थ पवार ने कुछ नहीं किया है, ये आरोप गलत है। उन्होंने महाराष्ट्र के ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। अब जब राज्यसभा में अपनी सीटों को भेजने की बात थी तब एनसीपी अजित पवार तो कह सकता था कि शरद पवार इतने बड़े नेता हैं और पार्थ पवार को उन्होंने बचाया भी उस समय, तो हम शरद पवार को नॉमिनेट करते हैं। उन्होंने वो नहीं किया। पार्थ पवार को एनसीपी अजित पवार से नॉमिनेट किया गया, शरद पवार को ऑपोजिशन से नॉमिनेट किया गया, फिर से एक ही परिवार को सभी चीजें मिल गई। वही परिवार सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हर जगह बोला तो भाई ये शरद पवार एंड फैमिली ये वो गांव का ट्रैक्टर है जो अपने खेत को भी जोत रहा है, कोई आसपास का पड़ोसी है वो भी एक दिन के लिए किराए पे ले जा रहा है, सबके खेत जुत रहे हैं, सबके जुत रहे हैं। और ये ट्रैक्टर है 85 साल पुराना और इसका कोई स्पेयर पार्ट खराब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर मिलने बड़ा मुश्किल होते हैं आजकल। आजकल कहाँ गजब का ट्रैक्टर है। नरेंद्र मोदी ने कहा था ये मेरे गुरु हैं और फिर उन्हीं के पार्टी को नरेंद्र मोदी ने तोड़ भी दिया था, फिर भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। वाकई एक अलग ही ट्रैक्टर है, हर जगह पर मौजूद है। आजकल नहीं होता कि कुछ बिजनेसमैन के ही चीजें हर जगह पर मौजूद होते हैं कि आप भी उनके हैं, आप थम्स अप पियोगे या नए कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे वो भी उनके हैं, एयरपोर्ट पर जाओगे कई जगहों पर वो भी उनके हैं, कई चीजें उनके हैं। ऐसी ये पॉलिटिक्स में मुझे लगता है ये उस लेवल के कॉर्पोरेट लेवल पर गए हैं, कहीं पर भी आप जाओ इनके लोग मौजूद हैं। बिहार में नीतीश कुमार का जदयू का जो दफ्तर है पटना में, वहां पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है और उस पर लिखा रहता है नीतीश सबके हैं। तो मुझे ऐसे लगता है उससे नीतीश हटा देना चाहिए, वहां पर लिखना चाहिए पवार सबके हैं। पवार वाकई सबके हैं। महाराष्ट्र की गजब एक केस स्टडी है, इनके ऊपर बाकायदा शोध होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में कि हाउ टू बेंड इट लाइक पवार, हाउ टू डू इट। मतलब वो इंसान कहीं भी चले जाएगा, कैसे भी आप कोई भी विघ्न बाधा प्रस्तुत करेंगे तो कैसे विपक्ष भी में सत्ता भी में, गजब की केस स्टडी है ये नेताओं के लिए। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा रोचक रहा, मुझे बड़ा मजा आया। इतनी लंबी चर्चा, अच्छी चर्चा, अलग अलग चीजों पर बातचीत और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, यही है मकसद इस हॉटलाइन का। दर्शकों ये हमने इसलिए किया क्योंकि आप ये जान लीजिए कि सोहित और मैं, हम लोगों के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा, क्योंकि सोहित और मैं अक्सर यही करते हैं, फोन उठा करके यही बातें होती हैं। अब बस ऐसे समझ लीजिए कि जो फोन पे बात हो रही है अब वो आपके साथ भी हो रही है। तो दिल्ली मुंबई हॉटलाइन जारी है जी। नहीं, आप उस बातचीत का हिस्सा हो गए हैं, जो हम फोन पर करते थे और वीडियो पर कर रहे हैं, और आपको भी हम हमारा हिस्सा बना रहे हैं। और तो और एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसे एंड करने से पहले, आप जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे आपको दो चैनल नजर आएंगे, एक डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और दूसरा सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आप, हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक चैनल के सब्सक्राइबर हो या आप किसी के भी सब्सक्राइबर नहीं हो और आपके यूट्यूब पेज पर ये वीडियो आ गया, दोनों सब्सक्राइब करिए। जो दो चैनल दिख रहे हैं उस पर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इन कोलैबोरेशन दोनों चैनल के लिए बनाया जा रहा है। डबल चेक एक नई कोशिश है संकेत सर की ओर से, इतने साल के एक्सपीरियंस, इतने डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर कोशिश यही है कि कोई भी बातचीत जो सामने आए उसे डबल चेक के साथ पूरी की पूरी तरीके से, बिना वो दो रॉकेट जिसकी हमने बात की यहाँ वहां उड़ाए बिना किसी अमेरिकी को ईरान में फंसाए बिना आपको डराए अपनी बातों को रखा जाए। और उसी तरह की कोशिश मेरे भी चैनल पर हम करते हैं, जहां पर ज्यादा बातचीत यहाँ वहां की खेला हो गया या गजब हो गया, पलट देगी वाली बातें ना करते हुए जो बातें कहनी है वो अनफिल्टर्ड आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारी कोशिश ये होगी कि वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार आपके सामने हम आए, लेकिन उसके अलावा इन दोनों इंडिविजुअल चैनल्स पर हफ्ते भर कई सारी खबरें आपको मिलेंगी। इसलिए इतना लंबा चौड़ा मैंने आज
आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि आपको क्यों इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और आपका जो इतना समय आज आपने दिया है वो आपको लगेगा अगर वर्थ, तो आप प्लीज इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे में हफ्ते भर के और भी कहानियां और भी अच्छे तरीके से आपको इन दोनों चैनल्स पर देखने मिलेंगी। बिल्कुल, जैसे सोहित ने आपको बताया, ये मेरी तरफ से भी एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि नीचे आपको दोनों चैनल्स के वो दिखेंगे लिंक्स, और वहीं पर सब्सक्राइब की बटन भी दिखेगी। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो आपको हर हफ्ते हम दोनों की तरफ से दिखेगा। जैसे कि हमने बताया कि जो बातें फोन पर होती थी, अब वो हॉटलाइन आप लोगों के साथ भी हम साझा कर रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअली, जैसे सोहित ने बताया, बहुत सारी कोशिश और भी रहती है, तो आप उससे वंचित न रह जाएं और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि हम आप तक पहुंच रहे हैं। उसके लिए इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप जा करके परख लें। अगर आपको ये ऐसे ही YouTube पर मिल गया है तो दोनों सब्सक्राइब कीजिए, किसी एक से दूसरे का मिला है तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हॉटलाइन यहीं समाप्त होती है, अगले हफ्ते फिर हॉटलाइन लेकर के आएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार।